बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो पिछली वीडियो की एक कड़ी है जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे थे हम, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ तक सॉल्व कर लिया था हमने। इधर तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 का क्या देखा था कि हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाया था, उनमें जो कॉमन चीज़ें हर एलिमेंट में से आ रही थी वो निकाल के अंदर जो बचा था उसको कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि थीटा माइनस फाई का फार्मूला बना के चारों में वो चीज़ कॉमन थी वो मैं बाहर निकाल ली थी। तो अब हमने क्या करना है कि इसको उसने कहा है कि इक्वल टू 0। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू 0 कब होगा? ये इक्वल टू 0 तब होगा हेयर हेंस ए बी इक्वल टू 0। ये ए बी है ना जो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं दोनों मैट्रिसेस को, ये ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ए बी इक्वल टू तब होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कॉज फाई थीटा माइनस फाई जो इक्वल टू अगर 0 होगा तो यहाँ से हमें ये पता चलता है अगर हम कॉज को उधर ले जाएं तो थीटा, इसका मतलब है थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0। तो कॉज इनवर्स 0 किस किस पर आता है? वो होता है कॉज 90 पर 0 होता है, कॉज 270 पर 0 होता है, कॉज 270 के बाद जो होता है वो 90 प्लस 270 और उसके बाद जो 90 प्लस करते जाएं तो वो कॉज 0 उन पर होता है। तो इसका मतलब है ए बी इज़ इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ थीटा माइनस फाई जो हैं वो 2n प्लस 1 इंटू पाई ओवर 2 होगा। कॉज इनवर्स ऑफ 0 या तो पाई ओवर 2 होगा या 3 पाई बाई 2 होगा या फिर 4 पाई बाई 2 होगा, यानी कि 2n प्लस 1 पाई ओवर 2 अगर थीटा माइनस फाई होगा तभी ए बी इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब है कि ऑड मल्टीपल है। ये क्या होता है? 2n प्लस 1 हमेशा ऑड होता है। n की जो मर्जी वैल्यू दे दें इसमें तो इसने ऑड निकलना है। जैसे कि n इज़ इक्वल टू 0 दे दूं तो ये 1 निकलता है, n इज़ इक्वल टू 1 दे दूं तो इसके आंसर 3 आता है 2n प्लस 1 का, n इज़ इक्वल टू 2 दे दूं तो इसका आंसर 5 आता है, तो 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। इट मीन्स दैट थीटा और फाई डिफ़र कर रहे हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यही उसने कहा था। वो कह रहा था इन दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगी अगर थीटा और फाई डिफर बाय द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब हमने इसकी प्रोडक्ट को 0 रख के ये साबित कर दिया कि ये उस वक्त 0 होगी जब थीटा और फाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के होंगे। हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन उसने दी हुई है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन डिफरेंट है। उसने ये कहा है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइन, एक लाइन होती है ना तो उसका डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है, 3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हर एक लाइन के। तो इस तरह दो लाइंस के फिर डायरेक्शन कोसाइंस, एक लाइन के ये हैं λ1 λ2 λ3, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है μ1 μ2 एंड μ3। तो आपने इन दोनों की प्रोडक्ट को 0 तब होगी, वो कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तब वो जाके 0 होगी। तो पहले प्रोडक्ट निकाल के तो देखते हैं कि प्रोडक्ट निकलती क्या है, कैसे निकलती है। इसको हम दोनों को, ये देखें ए बी को मल्टीप्लाई मैंने लेट कर लिया, अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसीलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। इस रो ने इसके साथ, तो इसका आंसर आ जाना है λ1 स्क्वायर μ1 स्क्वायर प्लस अगली ने इसके साथ λ1 λ2 इंटू μ1 μ2, इसने इसके साथ प्लस λ1 λ3 इंटू μ1 μ3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई। अभी नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, और इसी तरह सभी को मल्टीप्लाई करवा के जो बनता है वो मैं अभी लिख के फिर दोबारा वापस आता हूँ।
जी तो स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये लंबा सारा प्रोसीजर बन गया। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम थी, ये तो थर्ड फैक्टर है, ये मैंने ऊपर लिख दिया एक टर्म। इसी तरह इसके जो थर्ड फैक्टर की एक टर्म ऊपर लिख दी, इसी तरह इसके थर्ड फैक्टर की एक टर्म नीचे लिख दी। ये हमारे पास बन गए मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब हम देखेंगे कि हर एलिमेंट में कौन कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। जैसे कि हमने पहले एलिमेंट में देखा तो λ1 μ1 कॉमन आ रहा है तीनों में। ये तीन बंडल्स हैं तो तीनों में λ1 μ1 कॉमन आ रहा है, तो λ1 μ1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3, ये कॉमन आ गया जी। इसी तरह अगली टर्म में से λ1 μ2 कॉमन आ रहा है, λ1 μ2, अंदर फिर वही सेम चीज़ बच जाएगी, कौन सी, λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3। सिमिलरली अगले में से कॉमन आ जाएगा λ1 और μ3, अंदर बच जाएगा λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3, ये तीनों में से हमने कॉमन ले लिया। अब इसी तरह अगले 6 में से भी यही कॉमन इस तरह लेंगे, जो आती है टर्म जो आती है वो मैं लिख के फिर आपको वापस आके बताता हूँ। ये देखें जी, सभी में से जो कॉमन आ रहा था वो मैंने कॉमन लेके तो मैंने ये चीज़ बन गई। अब आप देखें तो ये जो वाली जो टर्म है λ1 μ1 λ2 μ2 λ3 μ3 प्लस में, ये सभी के अंदर है। कॉमन आने के बाद ये सभी के अंदर बन गई, वो हम ले लेंगे बाहर, तो हमारे पास बाहर बन जाएगा λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3, ये सभी में से कॉमन आ गया, अंदर बच गया λ1 μ1 λ1 μ2 λ1 μ3 λ2 μ1 λ2 μ2 λ2 μ3 λ3 μ1 λ3 μ2 और λ3 μ3, ये चीज़ हमारी जो बच गई है पीछे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, हेंस ए बी इक्वल टू ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये चीज़ ज़ीरो होगी साथ वाली, यानी कि λ1 μ1 प्लस λ2 μ2 प्लस λ3 μ3 अगर ज़ीरो होगा तभी ए बी की जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो सकती है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नाउ अगर ए बी की प्रोडक्ट ज़ीरो है, इफ़ एंड ओनली इफ़ the lines are perpendicular। क्यों? क्योंकि λ1 λ2 और λ3, इसी तरह μ1 μ2 और μ3, ये तीनों क्या हैं, ये हैं किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। और आप अगले चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस की इस तरह जब लीनियर प्रोडक्ट आपस में जब ज़ीरो होती है तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये कंडीशन अप्लाई पूरी हो गई हमारी दो लाइंस को परपेंडिकुलर होने की। तो ये जो कंडीशन है, ये दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होती है। इसका मतलब ए बी उस वक्त ज़ीरो होगा जब ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ये हमने साबित कर दिया। अब हमने इफ़, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इसका मतलब है कि ये लाइंस, ये दो मैट्रिसेस ज़ीरो होंगे जब लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। दूसरी तरफ हमने ये भी साबित करना है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब है डायरेक्शन कोसाइन भी उसको साबित करना है हमने। सो ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ टू लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइंस आर, दोनों के ये एक डायरेक्शन कोसाइन होंगे तभी उसकी प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। एक का ये एंड एक का μ1 μ2 μ3 होंगे आर परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया जी। हमने ये साबित कर दिया कि ये दोनों डायरेक्शन कोसाइन जिस लाइन के हैं वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो ये इसके ए और बी की प्रोडक्ट ज़ीरो होगी।
ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है शो दैट इन जनरल एनी टू, जनरल में बताना है, जनरली बताना है, एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी विच आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है, ये दोनों इक्वल नहीं होती चीज़ें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो उसको देखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी को ही ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करवाने का रूल जो होता है हमें पता है वो क्या होता है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, तो अरेंजमेंट ज़हन में रखनी है, ए पहले बी बाद में। अब बी पहले ए बाद में, और इसी तरह बी को बी के साथ किया तो बी स्क्वायर आ गया। अब मुझे ये बताएं ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वजह क्योंकि ये ए बी है, ये बी ए है, और जनरली मैट्रिसेस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। इसका मतलब है ये नहीं इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। क्यों? सिंस, इधर वजह लिखेंगे, सिंस ए प्लस बी, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। जनरली में ये इक्वल नहीं होते, ठीक है जी। और अगर इनको इक्वल रखना है, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए हो जाएं, ये कंडीशन हमारे पास दी गई हो, देन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। ये जी फर्स्ट का आंसर था। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है, नाउ सेकंड पार्ट जो है उसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होता है। तो इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ए को ए के साथ ए स्क्वायर, ए को बी के साथ माइनस ए बी, और बी को ए के साथ प्लस बी ए, अब बी पहले आ रहा है, और ये माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब ज़ाहिर सी बात है इसमें भी वही कंडीशन, ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते, तभी जाके तो इनको हम काट नहीं सकते। अगर कट आउट कैंसिल कर दें ये तो फिर गलत हो जाना है काम, क्योंकि ए बी और बी ए तो इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं हो सकता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तब तक, सिंस ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते। इफ़ अगर ए बी और बी ए इक्वल हो जाएं, उसने पूछा था ना कि वो वाली कंडीशन भी बताएं जिसमें ये इक्वल होंगे, अगर ए बी और बी ए इक्वल हो जाएं देन हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर हो गया जी। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर दिया जी। आज की ये वाली जो वीडियो है ये क्वेश्चन नंबर 5 तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो स्टूडेंट्स पिछली वीडियोस को लाजमी देखें, पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ आएँ ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना हो। बल्कि उससे पहले आपको डेफिनेशंस के जो लेक्चर्स हैं मैंने 3 बनाए उनको भी देखना पड़ेगा, और डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा और उनका इस्तेमाल सीखना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि अच्छी वीडियोस और नई नई जो वीडियोस मैं इस टॉपिक के लिहाज से मैं भेजूंगा तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।